नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 30 और 31 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 2 ही दिन का इसलिए क्योंकि ये जुलाई का महीना हम 31 जुलाई तक खत्म कर देंगे, फिर 1 अगस्त से नया सीरीज नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज 30 और 31 जुलाई में इंपॉर्टेंट रही। पहली न्यूज है आईआईएम को स्वायत्तता देने के लिए लोकसभा में विधेयक पास। तो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको स्वायत्तता देने के लिए लोकसभा में विधेयक पास कर दिया गया है। और देश में ये 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान है, आईआईएम 20 है। अब सरकार की दखलंदाजी से ये मुक्त हो जाएंगे और 2017 में इन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान कर दी है इस विधेयक के जरिए सरकार ने। आईआईएम निदेशकों, फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति करने के अलावा डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्रदान कर सकेंगे। अभी तक ये उपाधि नहीं प्रदान कर सकते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सभी 20 आईआईएम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। तो ये समझ लीजिए बहुत अधिकार इनको मिल जाएंगे। अगली न्यूज है बॉलीवुड अभिनेता इंदर कुमार का निधन। इंदर कुमार ये बॉलीवुड के अभिनेता थे। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि इंदर कुमार का संबंध निम्नलिखित में से था, तो आप याद कर लीजिए। और ये बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, 44 वर्ष के थे। और ये सलमान खान की फिल्म वांटेड में नजर आए थे और इनका बहुत जिगरी दोस्त माना जाता था सलमान खान का। और ये 1996 में फिल्म मासूम के साथ इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और कई बड़ी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। अगली न्यूज है लवप्रीत सिंह ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन सीसिप में कांस्य जीता है। तो ये लवप्रीत सिंह का नाम याद रखिएगा, किससे संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने ये काठमांडू में आयोजित होने वाले एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। अमेरिका में रूस, ईरान एवं उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। ये अगली न्यूज है। देखिए यहाँ पे अमेरिका की दखलंदाजी आप लगातार न्यूज में रहती है, आप देखते आ रहे हैं। अब देखिए कि अमेरिका सीनेट ने रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े एवं अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने संबंधी विधेयक को भारी द्विदलीय समर्थन देते हुए पारित कर दिया है। तो जैसे आपके यहाँ संसद में कोई चीज पास होती है, संसद में यानी राज्यसभा और लोकसभा में, ऐसे ही अमेरिकी सीनेट होता है। और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सेंसस एक्ट को इस सप्ताह की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा ने पारित किया और अब सीनेट ने इसे 2 के मुकाबले 98। तो ये याद रखिएगा किससे संबंधित ये विधेयक है। शिव मनोज ने चेक मुक्केबाजी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। शिव और मनोज ये 2 लोग हैं, तो भारतीय ये भी मुक्केबाज हैं, या ये ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। और ये चेक गणराज्य में 48वीं ग्रांड प्री उस्तिनाद ये लाम्बेम चैंपियनशिप, ये नाम इसका है, बड़ा कठिन सा नाम है। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत, देखिए 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता इन्होंने। और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव थापा, ये जो शिव लिखा था ये शिव थापा है। 60 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्ण स्वर्ण विजेता मनोज कुमार, जो मनोज लिखा था, 69 किलोग्राम में अमित फंगल, गौरव विधूड़ी और सतीश कुमार ये सबने जीता है। तो ये नाम बस आप याद रखें। कविंदर सिंह बिष्ट, मनीष कुमार पवार को रजत से संतोष करना पड़ा और सुमित सांगवान, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो मेन रूप से पूछा जाएगा शिव थापा और मनोज कुमार के बारे में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। सीधा यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है। सुमेलित करने में यह प्रश्न बनाया जा सकता है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। 29 जुलाई 2017 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और इसमें जंगली बाघों के निवास के संरक्षण एवं विस्तार को बढ़ावा देने के साथ बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का इसमें काम किया जाता है। और इस बार का जो विषय था फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर्स प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय, पूछने लगा है, हर आयोग अब विषय पूछता है। और आप देखें तो वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है और ये खूब पूछा गया था प्रश्न उस समय। और इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने संकल्प लिया था कि 2022 तक वे बाघों की आबादी दुगनी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे जितनी है। ठीक है, बाघों की वर्तमान स्थिति देखें तो दरअसल अवैध शिकार की और वनों के नष्ट होने के कारण विश्व में कई देशों में बाघों की संख्या काफी घट चुकी है, बहुत गिरावट आई है और अपने अभी तक के ये न्यूनतम स्तर पे है। और पिछले 100 वर्षों में बाघों की आबादी का लगभग 97% खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा समझ लीजिए क्राइसिस है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम के अनुसार
2010 में बाघों की संख्या 3200 थी और अब ये केवल 2500 रह गई है। 15 में बाघों को की संख्या 1 लाख थी 1915 में। देखिए 1 लाख थी 1915 में, कितनी ज्यादा थी। अगली न्यूज देखते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो बाघ 29 जुलाई, उसके बाद में बाघ की तस्करी होती है ना, तो ऐसे 29 से 30 पे आई है, तो ये है मानव तस्करी। मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, 30 जुलाई आपको याद रहेगा बाघ दिवस से रिलेट करके। तो ये दिवस मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा किसने मनाया है। और इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के लिए एक अभियान चलाया गया। वर्ष 2017 के लिए इस दिवस की थीम थी एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिक्ड पर्संस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे अगर थोड़ा सा। एक्ट टू प्रोटेक्ट इतना ही याद रहेगा, तो असिस्ट ट्रैफिक्ड पर्सन तो याद रहेगा आपको आराम से। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के पीड़ित लोगों को परेशानियों को सामने लाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो आम सभा की उच्च स्तरीय बैठक ने वर्ष 2013 में इस संदर्भ में वैश्विक कार्रवाई योजना तैयार की थी और सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव जो था, ये प्रस्ताव है ARIS 68/192। तो ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है, अपनाया गया। और प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को 2013 से ही ये मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, और मानव तस्करी पर यूएनओडीसी की द्विवार्षिक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार इस अपराध को अंजाम देने के लिए 152 देशों से लोगों की तस्करी की जाती है, जबकि 124 देशों में उन्हें पहुंचाया जाता है। देखिए कितनी बुरी बात है मानव की तस्करी। शाहिद अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री, शाहिद अब्बासी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, ये शाहिद खाकन अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम पीएम ये होंगे। और ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ पर आप जान ही रहे हैं कि इन पे पनामा गेट का केस चला है। और इसके बाद शाहबाज को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। शाहबाज के संसद बनता, अभी वो संसद नहीं है, इसके बाद उनको बना दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दुती चंद, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही दुती चंद को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई। तो दुती चंद ये एथलेटिक है, धाविका है ये दुती चंद, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने की पुष्टि मिल गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों की शीर्ष पंचायत ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ की हाइपर एंड्रोजेनिज्म नीति को 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, और जिससे उनको टूर्नामेंट में भाग लेने को से रोक दिया था। और अब ये निलंबित है तो इनको मिल जाएगी। और आईएएफ ने यह निमंत्रण भारतीय एथलेटिक महासंघ को भेजा और उन्हें हाँ या ना में जवाब देने को कहा कि वे इस पेशकश को स्वीकार करते हैं या नहीं। ठीक है ना। अगली न्यूज हम देखते हैं। भारत ने फीबा एशिया कप में कजाकिस्तान को हरा दिया है। तो भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने रोमांचक मुकाबले में कजाकिस्तान को 75-3 से मात देकर फीबा एशिया कप 2017 के डिवीजन ए में प्रवेश किया और भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुए डिवीजन बी के फाइनल में मेजबान टीम विजेता रही। और भारत को फीबा महिला एशिया कप के अगले चरण के लिए डिवीजन ए में प्रमोट कर दिया गया। और भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष गोविंद राज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ ले, भारतीय टीम के लिए 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की उन्होंने घोषणा की है। इरडा के ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को सहारा के बीमा कारोबार को संभालने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो सहारा का बीमा कारोबार आप जान ही रहे हैं, सुब्रत राय सहारा पर केस चल रहा है। तो आईसीआई प्रूडेंशियल को इरडा ने ये दिया है। इरडा ये नियामक संस्था है ना, रेगुलेटरी बॉडी जो कि बीमा कारोबार को की नियामक संस्था है, ये उसको निगमित करती है। बीमा नियामक इरडा ने निजी क्षेत्र की प्रमुख बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आईप्रू से समस्या में फंसी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार का जिम्मा 31 जुलाई से संभालने को कह दिया। और इसने कहा है कि 1 साल की अवधि में ये व्यवस्था ये सुनिश्चित हो जाएगा कि व्यवस्था एकीकृत हो जाए। और पिछले महीने इरडा ने लखनऊ की सहारा लाइफ में कामकाज के मुद्दे को लेकर उसे चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। तो 1 साल के अंतर्गत ये कह रहा है कि हम इसे सुनिश्चित कर देंगे कि एक आदेश ये पारित करके कि एकीकृत व्यवस्था इसमें हो जाए। आरबीआई ने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड बदल दिए हैं। तो आरबीआई एक ऑडिट फर्म
उस विशेष निजी या विदेशी बैंक में अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद 6 साल के लिए बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर उसने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसके बाद 6 साल के लिए बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक SCA के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और ये बैंकों द्वारा SCA की नियुक्ति में शेष अवधि को संशोधित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए फैसले का पालन करता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। गवर्नमेंट टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। ये देखिए रामदेव बाबा पे पुस्तक लिखी गई। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी है, तो प्रियंका पाठक नारायण द्वारा ये लिखी गई है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है। और बाबा रामदेव के एक योगी से व्यापार जगत के एक बड़े नाम बनने की कहानी को इसमें प्रस्तुत किया गया है। देखिए बाबा पे पुस्तक आ गई। भारत रूस के द्वारा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की हरी झंडी। भारत रूस के द्वारा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने को हरी झंडी दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की सहमति प्रदान कर दी गई है। एयर मार्शल एस वर्धमान है, जिनकी अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ समूह ने 7 जुलाई को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया कि FGAFA परियोजना भारत के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, और ये सब दिया हुआ है कि इसकी परियोजना पर $6.1 बिलियन खर्च दर्शाता है और इसमें दोनों पक्षों पर $3.05 बिलियन अलग अलग योगदान करने का दायित्व है। समुद्र में कच्चे तेल के रिसाव का अधिक कुशल तरीके एवं त्वरित अवशोषण संभव बनाया। अब ये देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो समुद्र में कच्चे तेल के रिसाव का अधिक कुशल तरीके से त्वरित अवशोषण अब संभव हो गया है। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल की स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान, है ना, के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से यह खोज की है और इसमें हाइड्रोफोबिक सोर्बेंट विकसित किया है, जो कि तेल को सोखकर जमा रखता है। और यह हाइड्रोफोबिक पदार्थ जो है अपने आप ही तेल की ओर आकर्षित हो जाता है और तेल के साथ संपर्क में आने पर इसे अवशोषित करता है। इस शोध के परिणाम स्वरूप एंगवेंते केमी पत्रिका में इस शोध के परिणाम को प्रकाशित किया गया है। प्रक्रिया क्या होती है? तो IISER में स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर काना M सुरेश के नेतृत्व में एक 2 दलीय अनुसंधान दल ने एक मैट्रिक्स के रूप में सस्ते कच्चे माल मैनिनटोल, देखिए मैनिनटोल इंपॉर्टेंट है, और सेल्यूलोज लुगदी का उपयोग करके हाइड्रोफोबिक सोर्बेंट तैयार किया है। तो हाइड्रोफोबिक जो सोर्बेंट आपने पढ़ा, ये मैनिनटोल और सेल्यूलोज लुगदी का उपयोग करके बनाया गया है। और मैनिनटोल को एक चरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक हाइड्रोफोबिक जिलेटर में बदल दिया गया और इस यौगिक का इस्तेमाल कर एक नया घोल बनाया गया। इसके बाद पत्थर के आकार की सेल्यूलोज गेंदों को घोल में भिगोकर सुखाया गया। अन्य विकल्पों के विपरीत सोर्बेंट आसानी से तेल पानी के मिश्रण पर लागू किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में जिलेटर को छिड़कने के लिए किसी विलायक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें नया यही है, पहले विलायक की आवश्यकता पड़ती थी जिलेटर को, है ना, अब ये नहीं पड़ती है। सेल्यूलोज फाइबर की सतह पर लगाया गया जिलेटर जब जल के संपर्क में आता है तो आसानी से सोख लेता है। ज्यादा डिटेल हो गया लेकिन आपको ध्यान रहेगा। मुंबई में जियो फारसी पब्लिसिटी फेज 2 का शुभारंभ किया गया है। तो आप जान ही रहे हैं, ये जियो फारसी योजना चालू की गई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र की NDA सरकार समावेशी विकास और अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के आखिरी व्यक्ति की समृद्धि सुरक्षा सम्मान के लिए काम कर रही है। और इसमें जो जियो फारसी पब्लिसिटी फेज 2 के लॉन्च समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित पारसी समुदाय के लोगों और विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों को संबोधित करते हुए नकवी कहना है कि पारसी समुदाय का भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान है, वास्तव में रहा है ना। अब देखिए रतन टाटा और बहुत बड़े बड़े लोग इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा घटती चली जा रही है। इस पे सरकार चिंतित है। बोमन ईरानी कितने बड़े कलाकार हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी कितना योगदान रहा है इनका। तो ये सारे लोग इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति, ये पुस्तक है। अब ये पुस्तक आप जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर लिखी गई है और इसका जो लेखक है वो राजेश जैन है। लेखक इसके राजेश जैन है, याद रखिएगा। भारत की 24 सदस्यीय टीम जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए फिनलैंड रवाना। ठीक है ना, तो भारत की 24 सदस्यीय टीम 1 से 4 अगस्त तक होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 29 जुलाई को फिनलैंड रवाना हो गई। टीम में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन वर्ग के 8 पहलवान हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे
इंपॉर्टेंट ये है कि कहां हो रही है, तो फिनलैंड में हो रही है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत 6ठे नंबर पर रहा। तो स्क्वैश चैंपियनशिप पे भारत 6ठे नंबर पर रहा है और ये न्यूजीलैंड के तौरंगा में हुई है ये चैंपियनशिप। और अमेरिका से 1-2 से हारकर टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पे इसको भारत को संतोष करना पड़ा। भारत का पहला मानव रहित टैंक मुंत्रा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयोग के लिए तैयार है। तो डीआरडीओ ने एक मानव रहित रिमोट से चलने वाला टैंक तैयार किया है और इस टैंक के 3 मॉडल विकसित किए गए हैं, सर्विलांश बारूदी सुरंग खोजने वाला और तीसरा है परमाणु व जैव हथियार के खतरे वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए। इस टैंक का नाम मुंत्रा रखा गया है, ठीक है। और मंत्रा जो है ये मंत्रा है, वास्तव में अंग्रेजी से हिंदी मुंत्रा हो गया। मुंत्रा एस देश का पहला मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जिसे मानव रहित सर्विलांस के लिए बनाया गया है। वहीं मंत्रा एम सुरंगों का पता लगाने के लिए, एस जो है ग्राउंड व्हीकल है सरफेस और एम जो है सुरंगों में, और मंत्रा एन जो है उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहां न्यूक्लियर, तो एन फॉर न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन या जैविक हथियारों का खतरा हो। और इस टैंक को कम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। तो ये आपका 30 और 31 जुलाई करंट हो गया। अब हम 1 अगस्त से अच्छे तौर पे कैटेगरी में बांटते हुए कुछ डेट में 1 से 3 दिन या 1 से 4 दिन जैसा भी होगा उसको फिर से चलेंगे। आप आईएएस प्रेप से जुड़े रहिए। अगर आपको पोस्ट पसंद आती है लाइक करिए, अगर जरूरत दूसरों की पूरा करने चाहते हैं तो शेयर करिए, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस नोट्स का तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ये ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस ग्रुप में आप इसके पीडीएफ को पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।